नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोशियोलॉजी के ऊपर। कल हम लोगों ने एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो विधि है उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज दूसरी विधि इंडोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी सोशियोलॉजी, उस पर चर्चा करेंगे। इंडोलॉजिकल अप्रोच का मतलब है भारत को समझने की भारतीय विधि, और इसको सर्वप्रथम जो लोग थियोराइज किए उनमें प्रमुख रूप से विलियम जोन्स और मैक्स मूलर का नाम लिया जाता है। उसके बाद कई साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट हुए जो इस थ्योरी को, इस अप्रोच को संवर्धित किया। तो इसको कैसे हम लोग समझें और क्या उनका योगदान रहा है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर अमित शर्मा। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाते हैं और खुद सामाजिक चिंतक हैं। साथ ही भारतीय समाज के कौन कौन से तत्व हैं और कैसे उसको समझा जाए, उसके छात्र भी हैं और स्कॉलर भी हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम लोग इनसे समझें कि कैसे इंडोलॉजिकल अप्रोच जो है उसको समझें और कैसे उसको भारतीय सेटअप में भारत के समाज को समझने की कोशिश करें। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर शर्मा को आमंत्रित करते हैं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम है सर। धन्यवाद। इंडोलॉजी दो शब्दों से बना है, इंडो और लॉजी। इंडो शब्द एक ग्रीक शब्द है। 3 शब्दों का इस्तेमाल भारत के लिए किया जाता है। एक हिंदू, जो पर्शियन भाषा का शब्द है। एक इंडस, इंडो, इंडिक या इंडिया। इंडस, इंडिक और इंडिया शब्द का जो रूट है वह यूनानी भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज। और भारत संस्कृत का शब्द है। तीनों शब्दों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन तीनों का जो उद्गम है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो भारत शब्द है यह एक व्यक्ति के नाम पर है। उनका नाम था भरत। भारतीय इतिहास में 2 भरत हुए हैं। एक त्रेता युग में जो रामायण की कहानी है वाल्मीकि जी की लिखी हुई, उसमें राजा दशरथ के 4 पुत्रों में एक भरत थे। सबसे बड़े राम, उसके बाद भरत, फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कुछ लोगों को लगता है कि भारत नाम राम के भाई भरत के नाम पर हुआ है, परंतु यह ऐतिहासिक सत्य नहीं है। भरत नाम द्वापर युग में जो महाभारत की कहानी है उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसमें एक मिथक है, एक कहानी है कि एक राजा थे, उनका नाम था विश्वरथ। वे बाद में सन्यासी हो गए और उनका नाम हुआ विश्वामित्र। वो बहुत बड़े ऋषि माने जाते हैं। वैदिक काल के 2 सबसे महत्वपूर्ण ऋषियों की चर्चा करनी हो तो महर्षि वशिष्ठ
जो राम के परिवार के गुरु भी थे, और महर्षि विश्वामित्र, दो की चर्चा अक्सर की जाती है। महर्षि विश्वामित्र ने बहुत घोर तपस्या की और देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, तो उन्होंने स्वर्ग से एक अप्सरा भेजी। उनका नाम मेनका था। मेनका को इंद्र ने कहा कि किसी तरह विश्वामित्र की तपस्या भंग करो, और मेनका बहुत प्रयत्न के बाद विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में सफल हुई। एक अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र के प्रेम के फलस्वरूप एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम था शकुंतला। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के फलस्वरूप भारत का जन्म हुआ। इसलिए इस देश को भारत कहा गया। लेकिन भारत के बारे में दुनिया के लोग किस ग्रंथ के आधार पर जानते हैं, यह सवाल मनोरंजक भी है और ज्ञानवर्धक भी। जैसा कि आपने अभी अभी सुना, मेनका स्वर्ग की अप्सरा थी और विश्वामित्र धरती के ऋषि थे, जो पहले राजा रह चुके थे। तो भारत को समझने के लिए केवल मनुष्यों की सभ्यता को समझना जरूरी नहीं है, वह पर्याप्त नहीं है। भारत की सभ्यता यूनान की सभ्यता से या पर्सिया की सभ्यता से, जिसको आजकल ईरान कहते हैं, या मिस्र की सभ्यता से, या माया की सभ्यता से जो दक्षिण अमेरिका में थी, जुड़ी हुई सभ्यताएं हैं। एक सभ्यता का दूसरे सभ्यता से घनिष्ठ संबंध रहा है, और ऐसा माना जाता है कि एक सभ्यता के विद्वान और व्यापारी दूसरे सभ्यताओं में जाते रहे हैं। काफी समय बाद, यानी विश्वामित्र और मेनका के काफी समय बाद, कलयुग में ईसा मसीह के जन्म से काफी पहले एक मेगास्थनीज नाम के व्यक्ति यूनान से भारत घूमने आए। उससे पहले सिकंदर का भारत पर आक्रमण हो चुका था। सिकंदर, जिसको अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहते हैं, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटल या अरस्तु के शिष्य थे, और मेसिडोनिया से, जो यूनानी सभ्यता का एक केंद्र था, फारस तक वे बहुत आसानी से आ जाते हैं। फारस को पर्सिया भी कहते हैं और ईरान भी कहते हैं। भारत की जो सभ्यता रही है, उसका फारस की सभ्यता से या पर्सिया की सभ्यता से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। पर्सिया के बाद सिकंदर भारत की तरफ बढ़ते हैं, और आज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का इलाका है,
वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद सिकंदर की सेना भारत में घुसने से इनकार कर देती है, क्योंकि भारत में उस वक्त मगध नामक साम्राज्य था, जिसके घनानंद नामक शासक थे उस वक्त। उनकी बहुत बड़ी सेना थी। उस सेना का बहुत नाम था, लोग उस सेना से डरते थे। अतः सिकंदर की सेना भी बहुत इच्छुक नहीं थी कि भारत की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन जो छोटे छोटे राज्य थे आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में, उनके कई राजाओं को सिकंदर हराते हैं। भारत विजय का सपना पूरा तो नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सिकंदर जीतने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद एक दुर्घटना में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तब उनकी जगह सेलुकस निकेटर नाम का उनका जो सेनापति है वो राजा बनता है। बाद में चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त की मदद से सेलुकस निकेटर की सेना को हराया, और ऐसा कहा जाता है कि सेलुकस निकेटर की बेटी से चाणक्य ने चंद्रगुप्त की शादी कराई। अब यह बात कुछ इतिहासकार नहीं मानते हैं, वह इसको मिथक का रूप मानते हैं। हमारे पास इस मिथक को सत्य या असत्य मानने का ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। परंतु एक चीज स्पष्ट है कि सेलुकस निकेटर के समय में यूनान से मेगास्थनीज नामक एक विद्वान भारत मूलतः मगध पधारे थे, और उन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक भारत के बारे में लिखी है। लेकिन बीच के समय में इंडिका को और मेगास्थनीज को लोग भूल गए। जब भारत में अंग्रेजों का राज शुरू हुआ, 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद उनका भारत में शासन शुरू हुआ, तो जल्दी ही अंग्रेजों को यह बात समझ में आई कि यदि इस देश पर लंबे समय तक शासन करना है तो इस देश को समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन से काफ़ी अलग सभ्यता थी। इसलिए अंग्रेजों ने दो प्रयास किए भारत को भारतीय दृष्टिकोण से समझने के लिए। एक प्रयास सर विलियम जोन्स नामक अंग्रेज विद्वान ने किया। 1784 ईस्वी में उन्होंने दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और 1784 से लेकर आज तक विलियम जोन्स और उनके द्वारा स्थापित इंडोलॉजिकल स्टडीज या भारत को भारतीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास बहुत सार्थक माना जाता है। एक दूसरा प्रयास अंग्रेजों ने, मूलतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह किया कि उन्होंने भारत की जो प्राचीन जानकारियां थी, ग्रंथों में
लिखित, उनको अंग्रेजी भाषा में संग्रह करके प्रकाशित करने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने फ्रेडरिक मैक्स मूलर नामक एक जर्मन विद्वान का चयन किया। कुछ लोगों का कहना है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर संस्कृत के ज़्यादा बड़े विद्वान नहीं थे। उस कालखंड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैक्स मूलर को सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नामक किताबों की श्रृंखला छापने का ठेका दिया, दायित्व दिया, उस वक्त मैक्स मूलर से ज़्यादा संस्कृत की जानकारी रखने वाले और भारत को समझने वाले कई यूरोपीय विद्वान उपलब्ध थे। परंतु मैक्स मूलर ने, जो कि उस वक्त संस्कृत सीख ही रहे थे, सबसे कम मेहनताना मांगा, सबसे कम कीमत में अपनी सेवा देने का प्रस्ताव दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यावसायिक कंपनी थी और व्यावसायिक काम करने वाले लोग, जिन्हें भारत में बनिया कहा जाता है, वे लोग मुनाफा कमाने में यकीन करते हैं, कम कीमत में चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं। तो उनको मैक्स मूलर का जो मेहनताना था, उनकी जो मांग थी पैसे की और उनका जो ज्ञान था, वह पर्याप्त लगा और मैक्स मूलर को सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट छापने का मौका दिया गया। आज यूरोप में, अमेरिका में और भारत में जो इंडोलॉजिकल पढ़ाई होती है, वह मूलतः या तो विलियम जोन्स से प्रभावित है या मैक्स मूलर से। ऐसी लोकप्रिय धारणा बनी हुई है। इस लोकप्रिय धारणा में कुछ सच्चाई भी है, परंतु यह कहना गलत होगा कि इंडोलॉजी नामक शास्त्र, जो मूलतः यूरोपीय शास्त्र है, वह केवल विलियम जोन्स और मैक्स मूलर के अध्ययनों से प्रभावित है। इंडोलॉजी की कई विधियां हैं, कई अध्ययन पद्धतियां हैं, कई संस्कार हैं जो फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों में विकसित हुई और खुद भारत में भी इंडोलॉजी की शाखाएं फैली। तो कुल मिलाकर इंडोलॉजी दो रूपों में हमारे सामने उपलब्ध है। एक तो स्वतंत्र विद्या के रूप में, एक तो स्वतंत्र विषय के रूप में, और दूसरा समाजशास्त्र के अंतर्गत एक अध्ययन पद्धति के रूप में। अक्सर लोग यही मानते हैं कि इंडोलॉजी समाजशास्त्र के अंतर्गत एक अध्ययन पद्धति है। चूँकि समाजशास्त्र आज के संदर्भ में
इंडोलॉजी से ज़्यादा लोकप्रिय विषय बन चुका है। इसके ऐतिहासिक कारण हैं, परंतु भारत के बाहर भारत को समझने की जो अध्ययन पद्धति है उसमें इंडिक स्टडीज या इंडिया स्टडीज एक स्वतंत्र विषय बन गया है। हम लोगों को दोनों को समझना पड़ेगा, इंडोलॉजी को एक स्वतंत्र विषय के रूप में और दूसरा समाज शास्त्र के अंतर्गत एक अध्ययन पद्धति के रूप में। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बतलाया, एक स्वतंत्र विषय के रूप में इंडोलॉजी का जन्म 1784 ईस्वी के आसपास हुआ, जबकि भारत में समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। फ्रांस में समाज शास्त्र का जन्म 1836 के आसपास माना जाता है। भारत के कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र की पढ़ाई स्वदेशी आंदोलन के तुरंत बाद, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 1906 के आसपास स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। यह स्वदेशी आंदोलन बंग भंग यानी बंगाल के बंटवारा के रूप में जो अंग्रेज़ों का निर्णय था, जो डिसीजन था, उसके विरोध में शुरू हुआ था और उस वक्त कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे सर आशुतोष मुखर्जी। उनकी प्रेरणा से 1908 के आसपास कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में दो व्यक्तियों का नाम सामने आता है। एक तो थे B.N. सील और दूसरे थे B.K. सरकार। बाद के घटनाक्रम के रूप में यदि हम दोनों व्यक्तियों के काम का मूल्यांकन करें तो B.K. सरकार का महत्व B.N. सील से ज़्यादा माना जाता है। B.N. सील भारत को समझने में भारत के विज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी B.N. सील की मान्यता है कि यदि भारत को भारतीय दृष्टि से समझना है तो प्राचीन भारत का, पारंपरिक भारत का जो विज्ञान रहा है, जो तकनीक रहा है, उसको समझना जरूरी है। जबकि B.K. सरकार मानते थे कि भारतीय समाज को समझने में नीति शास्त्र का ज़्यादा महत्व है। उदाहरण स्वरूप B.K. सरकार ने एक बहुत मोटी किताब प्रकाशित की है जो पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशियोलॉजी या अगस्त कोंत की जो अध्ययन पद्धति थी पॉजिटिविज्म, उससे प्रभावित होकर भारत के स्वतंत्र समाज शास्त्र को हिंदू सोशियोलॉजी नाम से प्रकाशित करते हैं। पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में B.K. सरकार साफ साफ कहते हैं
कि समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन भारत में काफ़ी पहले हो चुका था और उदाहरण के लिए वो शुक्र नीति की चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, नीति शास्त्र की, जिसको अंग्रेजी में इथिक्स कहा जाता है, भारत में बहुत पुरानी परंपरा रही है। बृहस्पति नामक देवताओं के गुरु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राजधर्म सूत्र। उसके बाद शुक्राचार्य की लिखी हुई शुक्र नीति उपलब्ध है। इसी तरह विदुर, जो महाभारत काल के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके द्वारा लिखित विदुर नीति है। लेकिन आज के संदर्भ में शायद बृहस्पति, शुक्राचार्य और विदुर से ज़्यादा महत्व या ज़्यादा लोकप्रियता कौटिल्य या चाणक्य को मिली है। कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, ऐसी मान्यता है। और चाणक्य नाम से वे एक नीति शास्त्र लिखते हैं जिसका नाम है चाणक्य नीति। एक दूसरी पुस्तक है जो विशालकाय है, वह कौटिल्य नाम से उन्होंने लिखी और उसका नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सामान्यतया अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक्स कहा जाता है या इकोनॉमिक्स कहने का चलन है, लोकप्रिय शगल है। परंतु यदि आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उस तरह का अर्थशास्त्र नहीं है जो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का समाजशास्त्र है, यह एक प्रकार का राजनीतिक अर्थशास्त्र है जो पूरे समाज के संदर्भ में बहुत गहराई से नीति शास्त्र के रूप में प्रस्तुत होता है। पूरा समाज कैसे चलता था और समाज तथा राज्य के कैसे संबंध थे, राजा और नागरिकों के कैसे संबंध थे, समाज की कौन कौन सी संस्थाएं थी, इसके बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गहरी विवेचना हुई है। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने जब लिखी, उससे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा जा चुका था। इंडिका में मेगास्थनीज के प्रत्यक्ष, जिसे डायरेक्ट कह सकते हैं आप, प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर भारत को समझने का प्रयास किया गया है। विलियम जोन्स ने भारत के बारे में जो लिखा है उसमें दोनों तरह की बातें हैं। उसमें नीति शास्त्र संबंधी विषय भी हैं और विज्ञान तथा तकनीक से संबंधित जो पारंपरिक विषय हैं वह भी है। लेकिन उनकी यह भी धारणा है, विलियम जोन्स ऐसा भी मानते हैं कि प्राचीन भारत भारतीय इतिहास का गोल्डन एज है, स्वर्ण युग है, और जो मध्यकाल है वह डार्क युग है, अंधेरा युग है,
अंधा युग है। और फिर आधुनिक काल जो है, यानी जब भारत अंग्रेजों के द्वारा शासित होने लगा, उसे आधुनिक काल कहा गया और माना गया कि यह भी एक प्रकार का स्वर्ण युग है। साफ साफ तो नहीं, लेकिन निहितार्थ के स्तर पर विलियम जोन्स ऐसा कहते प्रतीत होते हैं कि यदि आज के भारत को विकसित होना है तो उसे अपने मध्य युग को भूलकर, मध्यकाल को भूलकर प्राचीन भारत का पुनर्जागरण करना होगा। जिस तरह यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, उसी तरह भारत में भी पुनर्जागरण आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, करीब 4वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक यूरोप में मध्यकालीन व्यवस्था थी। उसको पश्चिमी विद्वान डार्क एज मानते हैं और 4वीं शताब्दी से पहले का जो यूनानी और रोमन साम्राज्य था, जो सभ्यता थी, उसको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। और जो आधुनिक यूरोप है, उसकी उन्नति में, उसके विकास में जो यूनान और रोम का धर्म था, विज्ञान और तकनीकी था, कला की विधियां थी, कृषि एवं व्यापार के जो स्तर थे, उनको नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में कई घटनाएं घटती हैं, जिसमें एक है रेनेसां या पुनर्जागरण, दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा है औद्योगिक क्रांति, चौथा है राजनीतिक क्रांतियां और पांचवा है नए नए विश्वविद्यालयों का बनना। उसी प्रकार विलियम जोन्स की मान्यता है और उनके अनुयायियों की मान्यता है कि यदि भारत को भी विकसित होना है, यदि भारत को भी सभ्य होना है, तो उसे एक प्रकार के पुनर्जागरण की आवश्यकता है। यह जानने की जरूरत है कि प्राचीन भारत कितना गौरवशाली था, उसमें विज्ञान, तकनीक, कला, धर्म इत्यादि का कितना महत्व है, और इन चीज़ों को आधुनिक युग में पश्चिमी ज्ञान, विज्ञान, कला एवं समाज विज्ञानों के संदर्भ में कैसे समझा जा सकता है, कैसे लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इस तरीके से एक बौद्धिक आंदोलन चलता है और कुल मिलाकर इस बौद्धिक आंदोलन को इंडोलॉजी कहा जाता है। जब भारत में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू होती है, जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1908 के आसपास अध्ययन शुरू होती है और बॉम्बे विश्वविद्यालय में
1919 में समाजशास्त्र का विभाग स्थापित होता है। तो दोनों ही जगह प्रमुख समाजशास्त्री जैसे कि कलकत्ता के B.K. सरकार, B.N. सील और बॉम्बे के सर पैट्रिक गिड्स और गोपाल सदाशिव घूरिये, दोनों विश्वविद्यालयों में इन दो विद्वानों ने भारतीय समाजशास्त्र को इंडोलॉजिकल विधि के द्वारा समझने का, समझाने का, शोध करने का प्रयास किया। इंडोलॉजी को यदि आप समझना चाहते हैं तो दो शब्दों पर ध्यान देना होगा। एक है बुक व्यू, यानी किताबों के अध्ययन के आधार पर विकसित किया गया विचार, और दूसरा है फील्ड व्यू, यानी जमीनी यथार्थ पर अवलोकन के आधार पर बनाया गया विचार। तो हम देखते हैं कि 1908 या यदि आप बॉम्बे की बात करें तो 1919 से लेकर 1950 के आसपास समाजशास्त्र के नाम से जो भी अध्ययन हुआ है वह मूलतः इंडोलॉजिकल है। चूंकि 1784 के आसपास से भारत को समझने का जो प्रयास किया गया वह काफी उन्नत किस्म का था। भारत की संस्कृति, सभ्यता, राजनीति, अर्थनीति, कला, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में इंडोलॉजिकल स्टडीज हो चुके थे और यह माना जाता था कि भारतीय समाज उसी तरह का है जिस तरह की चीजें किताबों में लिखी हुई है। परंतु 1950 के आसपास हमारे यहाँ और यूरोप के देशों में भी फील्ड व्यू का महत्व बढ़ने लगा। लोग मानने लगे कि किताबों के आधार पर, खासकर प्राचीन किताबों के आधार पर भारत के बारे में जो लोकप्रिय धारणा बनी है उसमें काफी सरलीकरण है और कई बार तो अर्थ का अनर्थ भी किया गया है। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण तो यह था कि ज्यादातर इंडोलॉजी के विद्वानों ने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर, खासकर संस्कृत में उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया था, जो पूरी तरह गलत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसे पर्याप्त भी नहीं कहा जा सकता। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि प्राचीन भारत में केवल संस्कृत भाषा में पुस्तकें नहीं लिखी गई थी,
जैन साहित्य प्राकृत भाषा में उपलब्ध थी और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में उपलब्ध थी। इसी तरह दक्षिण भारत में तमिल भाषा उपलब्ध थी। तमिल संस्कृत जितना ही पुरानी भाषा है और तमिल साहित्य का अध्ययन भी काफी आवश्यक था। इस तरह जो 4 प्रमुख भाषाएं प्राचीन भारत में रही थीं, संस्कृत, प्राकृत, पाली और तमिल, उसमें से केवल संस्कृत भाषा के धार्मिक साहित्य के आधार पर समाज को समझने का प्रयास अपने आप में दोषमुक्त तो नहीं कहा जा सकता। तो एक प्रकार का सरलीकरण होता है। और दूसरा कारण यह कि जो गैर धार्मिक पुस्तकें थीं उनका ज्यादा अध्ययन नहीं किया जाता है। उसका कारण यह है कि यह मान लिया गया कि कला और विज्ञान 2 अलग अलग चीजें हैं। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य अलग अलग चीजें हैं और जो लौकिक साहित्य है वह मूलतः मनोरंजन के लिए है, जबकि भारतीय सभ्यता में कला और विज्ञान के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। कुछ विद्वानों का तो कहना है कि बिना कला को समझे हुए, बिना साहित्य को समझे हुए आप जो धार्मिक साहित्य का सिंबॉलिज्म है, जो प्रतीक है, जो मिथक है, उसको आप समझ ही नहीं सकते। हमारे यहाँ जो विज्ञान और तकनीक विकसित हुआ था उस पर धर्म का गहरा प्रभाव है और कुल मिलाकर जो भारतीय जीवन दृष्टि है उसमें सत्यम शिवम सुंदरम पर जोर है। यानी कोई भी चीज खालिश विज्ञान या तकनीक के रूप में उपलब्ध नहीं है। जो वैज्ञानिक चीज है वह सुंदर भी है और धार्मिक मान्यताओं को मानकर भी बनाया गया है। इस प्रकार से एक संपूर्णता में यदि भारत की सभ्यता को समझना है तो आपको दोनों चीजें साथ साथ करनी पड़ेंगी। लौकिक और धार्मिक दोनों को समझना पड़ेगा, विज्ञान और कला दोनों को समझना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अंग्रेज लोग भारत पर राज्य कर रहे थे, अतः उनको लगता था कि प्राचीन भारत की सभ्यता महत्वपूर्ण तो थी, लेकिन वह आधुनिक यूरोप से कमतर है, गौण है। और यूरोप के विद्वान, खासकर अंग्रेज लोग, यह मानने को तैयार नहीं थे कि प्राचीन यूनान और प्राचीन रोम की जो सभ्यता थी
उससे भारत की सभ्यता उन्नत हो सकती है। इस तरह मैक्स मुलर जब ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, अनुवाद करते समय जो भूमिका लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो ऋग्वेद है या जो वेद हैं, यह गणेरियों के गीत हैं। जो लोग भेड़ चराते हैं उन्हें गणेरिया कहा जाता है। और आप देखेंगे कि पश्चिम के जितने भी विद्वान हैं या पहले हुए हैं, वे लोग मानते हैं कि जो जनजाति है, जो ट्राइबल है, वह सभ्य नहीं है। गणेरिया को यूरोप में सभ्य नहीं माना जाता। तो मैक्स मुलर ऐसा मानते हैं कि वेद आदिवासी लोगों के, जनजाति लोगों के, गणेरिया लोगों के गीत हैं। अब भारत का कोई भी हिंदू इसे तो स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, महर्षि अरविंद, आनंद कुमार स्वामी जैसे लोगों ने वेदों की जिस प्रकार की व्याख्या आधुनिक काल में की है, वह अलग प्रकार की है। परंतु कुछ भारतीय लोग तो अवश्य ही मैक्स मुलर की बातों से प्रभावित हुए। इसमें कई बड़े नाम हैं। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय, टैगोर परिवार के कई विद्वान और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग इंडोलॉजी मैक्स मुलर और विलियम जोन्स के प्रभाव में वेदांत को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और वेद को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो भारत का अंग्रेजी में लिखने पढ़ने वाला वर्ग है, वह उपनिषद की चर्चा करेगा, वह भगवत गीता की चर्चा करेगा, वह वेदांत की चर्चा करेगा, लेकिन वेद की चर्चा नहीं करेगा, ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा नहीं करेगा, आरण्यक ग्रंथों की चर्चा कम करेगा और कर्मकांड को केवल अंग्रेजी किस्म का रिचुअल मानेगा, यानी रीति रिवाज मानेगा। तो समस्या है भारतीय समाज में, भारत को समझने में समस्या है। भारत की चीजें आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप पारंपरिक सभ्यताओं को समझने का शास्त्र विकसित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर डीपी मुखर्जी और ए.के. सरन साफ साफ कहते हैं कि इंडोलॉजी को समझे बिना आप भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। डीपी मुखर्जी ने कहा कि हम लोगों को दो काम करना पड़ेगा। पहला, भारतीय समाज के विकास को समझने में मार्क्सवाद की जो अध्ययन पद्धति है,
जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, राजनीतिक अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ साथ भारतीय संस्कृति के पारिभाषिक शब्दावली का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए डीपी मुखर्जी न तो इंडोलॉजिस्ट माने जाते हैं और न मार्क्सवादी। वे अपने को मार्क्सिस्ट भी नहीं कहते और इंडोलॉजिस्ट भी नहीं कहते, क्योंकि उनकी अध्ययन विधि दोनों को मिलाकर बनी है। वे अपने को मार्क्सियोलॉजिस्ट कहते थे, यानी वे मार्क्सवाद को एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में नहीं मानते थे, एक अध्ययन पद्धति के रूप में मानते थे। और उनका मानना था कि इस अध्ययन पद्धति के आधार पर भारत के ऐतिहासिक विकास क्रम को काफ़ी हद तक समझा जा सकता है, लेकिन संपूर्णता में समझने के लिए इंडोलॉजिकल अध्ययनों से लाभ लेना जरूरी है। ए.के. सरन डीपी मुखर्जी के विद्यार्थी भी थे और सहयोगी भी। वे धीरे धीरे आनंद कुमार स्वामी के प्रभाव में आते चले गए। आनंद कुमार स्वामी एक महत्वपूर्ण इंडोलॉजिस्ट माने जाते हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर लेखन अमेरिका में रहते हुए हुआ, इसलिए उनको अमेरिकी इंडोलॉजिकल विधा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है या करना चाहिए। ए.के. सरन का मान्यता है, ए.के. सरन की मान्यता है कि समाजशास्त्र मूल रूप से यूरोपीय समाज एवं सभ्यता के ऊपर आधारित है, इसलिए इसको भारत में समझने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका कारण यह नहीं है कि यूरोप मूलतः ईसाई सभ्यता है और भारत एक हिंदू सभ्यता है। ए.के. सरन ऐसा मानते हैं कि मूलतः समाज दो प्रकार के होते हैं, पारंपरिक और आधुनिक। जो आधुनिक समाज है वह गुणात्मक रूप से अलग है और जो पारंपरिक समाज है यह ऊपरी तौर पर अलग अलग दिखता है, लेकिन वास्तव में सभी पारंपरिक समाज अपनी बनावट में, अपनी संरचना में एक तरह के होते हैं। उनका कहना है कि हिंदू, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई और यहूदी ऊपरी तौर पर चाहे जितने अलग दिखते हों, लेकिन तात्विक दृष्टिकोण से सबों में मूलभूत समानता है। ए.के. सरन की यह मान्यता आनंद कुमार स्वामी, रेने गुएनो, फ्रिट्जॉफ सुआन, काउंट केसरलिंग और सैयद हुसैन नस्र नामक विद्वानों के विचारों से मिलता है। ये सभी लोग मानते हैं कि इन सभ्यताओं, इन धार्मिक समुदायों के बीच मूलभूत एकता है, यानी एक पारंपरिक हिंदू, मुसलमान, ईसाई
यहूदी या बौद्ध आपस में एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, जबकि एक पारंपरिक हिंदू और आधुनिक हिंदू काफ़ी दूर है। एक पारंपरिक मुसलमान और आधुनिक मुसलमान एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। एक पारंपरिक ईसाई और आधुनिक ईसाई आपस में एक दूसरे से बहुत अलग है। तो ए.के. शरण जैसे भारतीय समाजशास्त्री अपने को न तो इंडोलॉजिस्ट मानते हैं, न तो सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं। वे मानते हैं कि ये लोग पारंपरिक विद्वान हैं या परंपरा के विद्वान हैं, और परंपरा को समझने के लिए किताबों को पढ़ने की, टेक्स्ट को पढ़ने की एक अलग विधि निकाली गई है। इसे पेरेनियल फिलॉसफी भी कहा जाता है। पेरेनियल को आप सनातन कह सकते हैं। यानी जो इंडोलॉजी विषय है या इंडोलॉजी जो अध्ययन पद्धति है, इसके कई रूप हैं। एक रूप समाजशास्त्र के अंतर्गत है, एक समाजशास्त्र के बाहर है, और एक तीसरा समाजशास्त्र और इंडोलॉजी विषय के अलावे प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुआ है। यानी ए.के. शरण जैसे विद्वानों ने यह माना कि दोनों अधूरे हैं, इंडोलॉजी भी अधूरा है और सोशियोलॉजी भी अधूरा है। दोनों को मिलाकर के भी बात पूरी नहीं बनती। कुछ और जरूरत है जो विकसित नहीं हुआ है। इसको हम लोग कल समझेंगे। आज मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। तो दोनों को मिलाकर इनफैक्ट हम लोग को देखने की जरूरत है, इंडोलॉजी और सोशियोलॉजिकल जो थिंकिंग है उसको, ताकि तब कंप्लीट होगा। और बाकी अप्रोच जो डिफरेंट कंट्रीब्यूटर हैं उनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। उसमें मुख्य रूप से कौन होंगे? कल की चर्चा मुख्य रूप से हम लोग किस पे करेंगे? कल हम लोग जो आजकल प्रचलित इंडोलॉजी है उस पर चर्चा करेंगे। ओके। आज मूल रूप से इंडोलॉजी के इतिहास की चर्चा हम लोगों ने की है। उसके जो बुनियादी मान्यताएं हैं उसकी चर्चा किए हैं। कल हम लोग चर्चा करेंगे कि 21वीं शताब्दी में इंडोलॉजी के अंतर्गत किस प्रकार की अध्ययन पद्धतियां प्रचलित हैं। ओके। सो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर अमित शर्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।